हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे से YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। सीजी व्यापम ने प्रयोगशाला परिचारक का एग्ज़ाम जो है निकाला हुआ है और साथ ही साथ यह 10वीं के सिलेबस को भी कवर करता है। तो आज हम एक नया टॉपिक देखेंगे। टॉपिक का नाम है पीएच सिद्धांत। यहाँ पर सबसे पहले मैं ओल्ड कॉन्सेप्ट की बात करूँगा, साथ ही साथ नए कॉन्सेप्ट की भी यहाँ मैं बात करूँगा, क्योंकि व्यापम भी आजकल एडवांस हो चुका है। तो कहीं ना कहीं नए कॉन्सेप्ट के पूछने के चांसेस हैं, जो कि कक्षा 11वीं का कॉन्सेप्ट है। ओके, तो चलिए पीएच सिद्धांत देखते हैं। तो सबसे पहला है कि पीएच होता क्या है। ठीक है, सबसे पहला सवाल यही उठता है कि ये पीएच होता क्या है। तो जो पीएच का सीधा सा फार्मूला होता है, फार्मूला है -log 10 H प्लस आयन। ये पीएच का फार्मूला होता है। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसको हम परिभाषित किस प्रकार से करते हैं। तो हम इसको परिभाषित करते हैं पीएच H प्लस आयन का 10 के आधार का ऋणात्मक लघुगुणक होता है। 10 के आधार का ऋणात्मक लघुगुणक होता है। लघुगुणक होता है। ये हुआ पीएच की परिभाषा। देखो, ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। जनरली जो है ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि लॉग जो है क्लास 11-12 में पढ़ा जाता है कि लॉग के फार्मूले क्या हैं, इसको किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है। होने के लिए 9वीं 10वीं में भी कुछ लॉग के फार्मूले हमको पता होना चाहिए। वहीं से ये सारा कॉन्सेप्ट जो है बनता है। तो कहीं ना कहीं जो ये पीएच कॉन्सेप्ट है वो कैलकुलेशन बेस्ड है। तो यहाँ पर H प्लस आयन क्या इंडिकेट करता है। H प्लस आयन जो है यहाँ पर अमाउंट ऑफ H प्लस आयन को इंडिकेट करता है। अमाउंट ऑफ H प्लस आयन को इंडिकेट करता है, या मैं विज्ञान की भाषा में बोलूं तो मैं बोल सकता हूं सांद्रता। या आप सीधा सीधा मान लो कितना अमाउंट प्रेजेंट है। मान लीजिए ये गिलास है, इस गिलास में मैंने पानी लिया और यहाँ पर मैंने HCl को ऐड किया, तो यहाँ पर H प्लस आयन होगा। तो इस H प्लस नंबर ऑफ H प्लस आयन यहाँ पर कितने हैं, इसकी संख्या कितनी है, इसी को विज्ञान की भाषा में बोल देते हैं सांद्रता। H प्लस आयन की सांद्रता क्या है। तो आप 10वीं का बुक देखेंगे तो इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया गया है। कैपिटल M जो है मोलरता, कैपिटल M का तात्पर्य है मोलरता। ठीक है, कैपिटल M का तात्पर्य होता है मोलरता। और जो हमारा 1 से लेकर 14 तक जो पीएच हमारा स्केल है 1 से 14 तक होता है। यहाँ पर H प्लस आयन का जो अमाउंट है, या मैं इसको मैं बोलूँ सांद्रता, या मैं इसको बोल सकता हूँ मोलरता, वो स्टार्ट होता है 10⁻⁻1 मोल से स्टार्ट होता है। फिर 10⁻⁻2 मोल, 10⁻⁻3 मोल, ऐसा कर करके कहाँ तक जाता है, 10⁻⁻1 से स्टार्ट होता है और 10⁻⁻14 मोलर तक ये जाता है। ये अमाउंट ऑफ H प्लस आयन की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। और इसी वैल्यू को यदि मैं यहाँ पर रखूँ पीएच में, तो यहाँ पर रखने से यदि मैं 10⁻⁻1 रखता हूँ तो पीएच का मान आ जाता है 1। यदि इसी फार्मूले में मैं यदि मान रखूं -log 10⁻2, तो यहाँ पर पीएच का मान आता है 2। पीएच का मान आता है 2। इसी प्रकार से आप वैल्यू रखते जाइए। 10⁻3 रखोगे तो पीएच का मान आ जाएगा 3। 10⁻4 रखोगे तो पीएच का मान आ जाएगा 4। 10⁻5 यदि आप इस फार्मूले में मान रखेंगे तो पीएच का मान आ जाएगा 5। इसी तरह से आप मान रखते जाएंगे तो पीएच का मान 1 से लेकर 14 तक आता है। 1 से लेकर
14 तक आता है और इसी को रिफरेंस लेकर जो है पीएच स्केल बनाया गया है। इसी को रिफरेंस लेकर पीएच स्केल बनाया गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि पीएच स्केल आया कहां से। तो पीएच स्केल चलो बना लेते हैं थोड़ा सा। 1 से लेकर 14 तक होता है, सेंटर में पीएच का मान 7 होता है। तो याद रखना जब भी पीएच की बात करें तो जो विलयन होगा, जब पीएच का मान 7 होगा तो यहां पर H प्लस आयन, नंबर ऑफ H प्लस आयन और नंबर ऑफ OH माइनस दोनों की संख्या बराबर होगी। जब pH का मान 7 होता है तो H प्लस आयन और OH माइनस दोनों की संख्या समान होती है। जैसे ही pH 7 से अधिक क्रॉस किया, 7 से लेकर मतलब 8 से लेकर 14 तक, वहां OH माइनस आयन की संख्या H प्लस आयन से अधिक होगी। pH जैसे 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, वहां पर OH माइनस की संख्या अधिक होगी H प्लस आयन से। और यदि 7 से कम हुई, 7 से कम हो गया pH, वहां पर H प्लस आयन की संख्या अधिक होगी OH माइनस आयन से। OH माइनस आयन से। आई होप समझ में आया। अब एक चीज और याद रखो, pH का मान 7 कब आता है? जब हम फार्मूले में मान रखते हैं 10 का घात माइनस 7 मोल। ठीक है, तो यहां पर जैसे pH का मान 1 से 7 तक है यहां पर, तो यहां पर जो सांद्रता होगी H प्लस आयन का, वो 10 का घात ऋण 1 से लेकर 10 का घात ऋण 6 के बीच में होगी। और यहां पर H प्लस आयन की जो सांद्रता होगी वो 10 का घात ऋण 8 से लेकर 10 का घात ऋण 14 मोलर तक होगी। क्लियर है इतना? अब pH स्केल यहाँ पर ये पॉइंट आप नोट कर लेना। H प्लस आयन की संख्या यहाँ पर अधिक होती है pH 1 से लेकर 7 के बीच में, और 8 से लेकर 14 तक के बीच में यहाँ पर OH माइनस आयन की संख्या अधिक होती है। और जब pH का मान 7 होता है तो H प्लस आयन और OH माइनस आयन दोनों की संख्या बराबर होती है। और यदि सांद्रता पूछ लिया जाए तो सांद्रता में याद रखना pH जब 1 से लेकर 6 के बीच में होगी तो H प्लस आयन की सांद्रता 10 का घात ऋण 1 से 10 का घात ऋण 6 के बीच में होगी। और H प्लस आयन की सांद्रता 8 से लेकर 14 के बीच में 10 का घात ऋण 8 से 10 का घात ऋण 14 के बीच में होगी। ठीक है, ये हुई H प्लस आयन की सांद्रता की बात। क्लियर है? अब देखो इस pH का महत्व क्या है। pH स्केल तो समझ में आया, अब इस pH का महत्व क्या क्या है। pH के बहुत सारे महत्व हैं हमारे दैनिक जीवन में, हमारे डेली लाइफ में pH का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए सबसे पहला जो है रोल होता है पाचन की क्रिया में। पाचन क्रिया में हम जानते हैं कि जब भोजन का पाचन होता है तब हमारे आमाशय में HCl अम्ल का स्राव होता है। HCl अम्ल का स्राव होता है। अब जिस दिन हम अधिक ऑयली एवं चिपचिपा खाना खाते हैं तब जो है कभी कभी HCl की जो अमाउंट है वो अधिक हो जाती है और इसी को हम लोग बोल देते हैं एसिडिटी। मुझे एसिडिटी हुआ है बोल देते हैं, मतलब अम्लीयता बढ़ गई है। तब इस समय हम जो है एंटा एसिड टेबलेट का यूज करते हैं। एंटा एसिड टेबलेट का यूज करते हैं। ये एंटा एसिड टेबलेट दुर्बल क्षार होते हैं। एंटा एसिड टेबलेट दुर्बल क्षार होते हैं जिसमें पाया जाता है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट, या मैं बोलूं पोटेशियम कार्बोनेट। इस प्रकार से दुर्बल क्षार यहाँ पर पाए जाते हैं। एंटा एसिड दुर्बल क्षार का बना होता है जो हमारे पेट में एसिडिटी को कम करता है। ये तो हुआ पहला महत्व, pH कॉन्सेप्ट का पहला महत्व। दूसरा महत्व देखिए लार। हमारे जो जीभ है, हमारे मुंह में जो है लार बनता है। यह लार भी जो होता है
इस लार का जो पीएच होता है वो 5.5 से कम होता है, कम होता है। तो चूंकि हमारे मुंह में लगातार लार बनते रहता है, पीएच जो है 5.5 से कम है, मतलब ये एसिटिक नेचर का होता है। जब हमारे मुंह में लार अत्यधिक बनता है, एसिटिक माध्यम है, तो अत्यधिक एसिड माध्यम में हमारे दांत जो होते हैं सड़ने लगते हैं, दांत जो है सड़ने लगते हैं। इस सड़न से बचाव करने के लिए हम जो है टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं जो क्षारीय प्रकृति का होता है। यह टूथपेस्ट भी क्षारीय प्रकृति का होता है। तो इस प्रकार से क्षार और एसिड, क्षार जो है एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, उदासीन कर देता है, और हमारा दांत जो है सड़ने से बच जाता है। तो यहाँ पर वही बात हो गई, क्या आप क्लोजअप करते हैं? जी हाँ, सब लोग करते हैं क्लोजअप। अब अलग अलग कंपनी का टूथपेस्ट हर कोई जो है इस्तेमाल करता है। यहाँ पर तीसरा जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर रक्त का पीएच होता है, रक्त का पीएच, और रक्त का पीएच होता है 6.8 से 7.4 के बीच में। और मानव रक्त जो है एक बफर विलियन की तरह कार्य करता है, बफर विलियन की तरह यहाँ पर कार्य करता है, बफर विलियन की तरह कार्य करता है। अब बफर विलियन क्या होता है? ऐसा विलियन जिसमें अम्ल या क्षार की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर भी पीएच का मान जो है नहीं बदलता, पीएच का मान नहीं बदलता, उसी को हम लोग बफर विलियन कहते हैं। तो हमारा रक्त बफर विलियन का उदाहरण है। पीएच का मान 6.8 से 7.4 के बीच में रहता है। क्लियर है? इसीलिए तो हम कुछ भी खा लें, जामुन मिल रहा है खा रहे हैं, नींबू मिल रहा है खा रहे हैं, संतरा मिल रहा है खा रहे हैं, एप्पल मिल रहा है, इमली मिल रहा है, कुछ भी हमको मिले सबको हम जो है गटक जा रहे हैं, लेकिन उसके पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। पीएच के मान में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसीलिए जो है सारी क्रियाकलाप हमारे शरीर में, इतनी सारी क्रियाकलाप आसानी से हो पा रही है। यदि पीएच का मान बदल जाता ना, तब हम वहीं पे सो गए होते। ठीक है? तो पीएच का इतना महत्व है हमारे दैनिक जीवन में। क्लियर है? इसके अलावा देखो, मिट्टी का पीएच भी होता है। मिट्टी का पीएच, मिट्टी का पीएच जो होता है 5.8 तक होता है, यहाँ पर 5.8। और यदि यहाँ इससे कम अधिक हो गया, उपयुक्त पीएच होता है 5.8, तो इससे कम हो गया या इससे अधिक हो गया तो पेड़ पौधों की वृद्धि कहीं ना कहीं रुक जाती है। ठीक है? पेड़ पौधे की वृद्धि यहाँ पर रुक जाती है। तो पीएच का हमारे दैनिक जीवन में बहुत अधिक महत्व रखता है। इसके अलावा देख लो, जो चींटी है और मैं बोलूँ बिच्छू, ये अपनी आत्मरक्षा का काम करते हैं। उनका जो जहर होता है ना, वो फार्मिक एसिड HCOOH, इसको हम लोग फार्मिक एसिड बोलते हैं, फार्मिक एसिड से मिलकर बना होता है। क्लियर है? तो कुछ जीव जंतु अपनी आत्मरक्षा करने का काम भी करते हैं। तो ये तो हुआ, ये जितना भी मैंने अभी बताया ये सारे ओल्ड कॉन्सेप्ट में आते हैं। जितने सारे अभी मैंने आपको बताया ये सारे ओल्ड कॉन्सेप्ट में आते हैं। अब ओल्ड कॉन्सेप्ट के साथ हम जो नया कॉन्सेप्ट है ये क्या होता है थोड़ा देख लेते हैं। न्यू कॉन्सेप्ट होता क्या है? हमारा न्यू कॉन्सेप्ट यह है कि जब हम किसी गिलास में या एक बीकर है, इस बीकर में पानी है और यहाँ पर अम्ल या क्षार को, चाहे में HCl हो चाहे क्षार हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको मिलाने पर ये HCl 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, H+ आयन और Cl-, 2 भागों में विभक्त हो जाता है। मतलब इसका आयनीकरण हो जाता है। इसी को मैं बोल देता हूं आयनीकरण। ठीक है? आयनीकरण इसको हम लोग आयनीकरण बोल देते हैं। और इसी का यदि मैं Ka का मान निकालूं,
के ए क्या है बोलने से अम्ल वियोजन स्थिरांक बोलते हैं। अम्ल का वियोजन स्थिरांक, वियोजन स्थिरांक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये स्किप मत करना। आजकल इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत सा मैंने बुक देखा है, यहाँ से प्रश्न जो है अधिक पूछता है आजकल। तो कहीं ना कहीं व्यापम अपना लेवल बढ़ाने के लिए यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। तो मैं के ए को कैसे लिख सकता हूँ, मैं के ए को लिख सकता हूँ उत्पाद बटे अभिकारक के रूप में, उत्पाद बटे अभिकारक के रूप में। उत्पाद है हमारा H+ आयन, Cl- आयन, और नीचे मैं लिख सकता हूं HCl। तो यहां से हमें क्या निष्कर्ष मिलता है, जो मैंने यहां पर Ka का मान लिखा है, इस Ka के मान से क्या निष्कर्ष निकलता है? निष्कर्ष यह निकलता है कि जो Ka का मान अधिक होगा तो H+ आयन का मान भी अधिक होगा, और H+ आयन का मान अधिक होने से इसकी अम्लीयता भी अधिक होगी, इसकी एसिडिटी भी अधिक होगी, अम्लीयता भी अधिक होगी, ये निष्कर्ष निकलता है। तो आपको याद रखना, मैं बोलूं जो एसिडिटी होती है, किसी भी अम्ल की अम्लीयता होती है, यह सीधे समानुपाती होता है Ka से, और यह सीधे समानुपाती होता है H+ आयन के अमाउंट से। तो Ka का मान यदि अधिक हुआ तो जो अम्ल की अम्लीयता है, अम्लीयता या मैं बोलूं उसकी शक्ति, वो भी अधिक होगी। H+ आयन का मान भी यहाँ पर अधिक होता है। सिमिलरली ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूं सिमिलरली बेस के लिए भी होता है, क्षार के लिए भी होता है। क्षार के लिए क्या होता है? क्षार के लिए हम लिख देते हैं Kb, अम्ल के लिए लिखते हैं Ka, और क्षार के लिए लिखते हैं Kb। Kb का मान अधिक होने से क्षारीयता अधिक होती है, Kb का मान अधिक होने से क्षारीयता अधिक होती है, और यहाँ पर OH- का मान यहाँ पर अधिक होता है, OH- का मान अधिक होता है। तो मैं Kb सीधे समानुपाती होता है क्षारीयता के, Kb सीधे समानुपाती क्षारीयता के, और यह सीधे समानुपाती होता है OH- आयन के संख्या से या अमाउंट से। तो ये जो स्लाइड अभी मैंने आपको बताया ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस स्लाइड को आप नोट कीजिएगा, इससे आपको कॉन्सेप्ट में फंसा सकता है, क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट देके फंसा सकता है आपको, तो आप इसको बहुत ध्यान में रखिएगा। तो एक चीज और आता है, के तो आपको समझ में आ गया, Kb समझ में आ गया, Ka और Kb का मान अम्लीयता एवं क्षारीयता से है। Ka का मान अधिक तो अम्लीयता का मान अधिक, Kb का मान अधिक तो क्षारीयता का मान अधिक, ये आपको समझ में आया। अब एक कॉन्सेप्ट और होता है pKa, तो pKa को मैं लिख सकता हूं -log 10 Ka, कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, जैसे pH को लिखा था ना, pH यहां H+ आयन था, सिमिलरली pKa यदि हम लिखेंगे तो यहाँ Ka आ जाएगा। और एक आता है pKb, pKb का फार्मूला होता है -log 10 Kb, ये होता है। तो याद रखना Ka जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है pKa के, और Kb जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है pKb के। मतलब यदि Ka का मान अधिक है तो pKa का मान कम हो जाएगा, H+ आयन का मान अधिक, और एसिडिटी जो अम्लीयता है उसका मान भी यहाँ पर अधिक हो जाएगा। तो Ka और pKa एक दूसरे से ओपोजिट रिलेशन रखते हैं, इसको भी नहीं भूलेंगे आप लोग, ठीक है। मैं यहाँ पे रिलेशन लिखता हूँ, Ka डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H+ आयन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa। इस रिलेशन को नहीं भूलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। सिमिलरली Kb इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
ओ एच माइनस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी, जो क्षारीयता होती है उसके सीधे समानुपाती होती है, और पी के बी के जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी नहीं भूलेंगे। इतने कॉन्सेप्ट को यदि आपने जान लिया, ये न्यू कॉन्सेप्ट है, क्लास 11 का न्यू कॉन्सेप्ट है ये, इसको यदि आपने जान गया तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, पीएच का खेला आप तमाम कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहां से आपको प्रश्न पूछ सकता है, अच्छे अच्छे मैंने यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके लिए लाया हुआ है। तो यहाँ पर ओल्ड कॉन्सेप्ट प्लस न्यू कॉन्सेप्ट यहाँ पर खत्म होता है। आप इसको रिमेंबर रखेंगे, दिमाग में ध्यान में रखेंगे, अपने कॉपी में इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप लोगों के लिए कुछ नया नया क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया हूं, उसी से आपके कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, नए कॉन्सेप्ट भी आपको मिलेंगे, उसको वहां पर आप नोट कर लेंगे। क्लियर है? तो चलिए पीएच से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहां पर करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, के ए का मान किसके बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है। मैंने अभी आपको बताया था के ए का मान अधिक होने से H प्लस आयन का मान अधिक होता है, और H प्लस आयन का मान अधिक होने से एसिडिटी का मान, अम्लीयता का मान जो है यहाँ पर अधिक होता है, और ये व्युत्क्रमानुपाती होता है पी के ए के। तो यहाँ पर देख लो, ऑप्शन देखो, एक क्षार का पीएच पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है एक अम्ल का पीएच, एक अम्ल की शक्ति या एक क्षार की क्षारीय शक्ति, किसको इंडिकेट करता है? तो आप सीधा जवाब देंगे, एक अम्ल की शक्ति को, अम्लीयता शक्ति को इंडिकेट करता है। अतः ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक दुर्बल क्षार के लिए के बी का मान कैसे होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी के बी का मान अधिक होता है क्षार के लिए, तो उसकी क्षारीयता का मान भी अधिक होता है, और उसमें OH माइनस भी अधिक होता है, और इसके लिए पी के बी का मान कम होता है। तो दुर्बल क्षार बोला है, तो जब क्षारीयता अधिक होती है तो के बी का मान अधिक होता है, तो के बी का मान यहाँ पर कम होगा, तब जाके हमारी क्षारीयता भी कम होगी। अतः यहाँ पर दुर्बल क्षार के लिए के बी का मान जो है निम्न होगा, और प्रबल क्षार के लिए के बी का मान उच्च होता है। क्लियर है इतना? क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आया होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, पी के ए का क्या सूत्र है। पी के ए का क्या सूत्र है? मैंने अभी आपको बताया था, पी के ए का मान जो है -log10 के ए होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीधा फार्मूला पूछा था, फार्मूला आपको मैंने बता रखा है, पी के ए इक्वल टू -log10 के ए। देन नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कारक के ए के मान को प्रभावित करता है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विलायक प्रभावित करता है, तापमान प्रभावित करता है, आयनिक शक्ति प्रभावित करता है, या इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। सभी जो हैं के ए के मान को प्रभावित करते हैं, इसको भी आप नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, एक क्षार का पी के बी, ठीक है, यहाँ पर पी के बी दिया हुआ है, जितना अधिक होगा वह उतना ही अधिक क्षारीय होगा, कम क्षारीय होगा, अधिक अम्लीय होगा या कम अम्लीय होगा। तो पी के बी का मान जितना अधिक होता है वह उतना ही अधिक क्षारीय होता, सॉरी पी के बी बोला है ना, तो मैंने अभी बताया था के बी, सॉरी मैंने अभी आपको बताया था कि जो के बी का मान है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्षारीयता के, और यह जो है पी के बी का उल्टा होता है। तो पी के बी का मान जितना अधिक होगा वह उतना ही कम क्षारीय होगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कम क्षारीय होगा।
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका रिलेशन। इस रिलेशन से आप आसानी से इन प्रश्नों को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सही जोड़ी मिलान कीजिए। सही जोड़ी मिलान कीजिए। देखिए हमारे भोजन में भी अम्ल पाया जाता है। अब कौन से खाने के पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है इस पर आधारित है। तो देखिए नींबू में जो है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इसका करेक्ट आंसर होगा सिट्रिक अम्ल। सिरका जो है एसिटिक अम्ल का तनु विलयन होता है, इसको आप नोट करेंगे। दही में जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, और इमली में जो है टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो आप कौन कौन से भोज्य पदार्थों में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं और कौन कौन से क्षार पाए जाते हैं, इसके बारे में आप थोड़ा सा सोचेंगे, अपनी थिंकिंग प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये भी आपको प्रश्न में दे सकता है व्यापम के एग्जाम में, या किसी भी 9th 10th के एग्जाम में आपको ये दे सकता है। क्या होता है जब अम्ल एवं क्षार आपस में मिलते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने के लिए मिलेगा। हर कोई बोलेगा लवण का निर्माण होता है। जी हाँ, लवण का निर्माण तो होता है, साथ ही साथ याद रखना तापमान भी बढ़ जाता है। तापमान भी बढ़ जाता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे ए और बी। ए और बी। जब भी अम्ल और क्षार दोनों को मिलाएंगे वहां पे लवण का निर्माण तो होगा, साथ ही साथ विलयन का तापमान भी बढ़ जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक बार देखिए, यहाँ पर एक जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है, लाल को नीला कौन करता है? क्षार करता है। अब क्षार करता है लाल, मतलब जो विलयन दिया गया है वो एक क्षारीय प्रकृति का विलयन है। अब बोला है निम्नलिखित में से किसके विलयन को आधिक्य में मिलाने पर यह परिवर्तन व्युत्क्रमित हो जाता है। मतलब जो रिएक्शन है, मतलब नीला लिटमस लाल हो जाता है। नीला लिटमस लाल हो जाएगा। हम क्या मिलाने से नीला लिटमस लाल हो जाएगा, ये पूछा है। तो आप देख लो यहाँ पर कौन सा पदार्थ यहाँ पर मिलाएंगे कि नीला लिटमस पुनः लाल हो जाए। तो इसके लिए हम जो है अम्ल यहाँ पर मिलाएंगे, क्योंकि क्षारीय प्रकृति का है, नीला लिटमस को लाल करना है तो अम्ल मिलाना पड़ेगा। अतः करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित को अम्लीयता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अम्लीयता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जल दिया है, अमोनिया दिया है, एसिटिक अम्ल दिया है और सल्फ्यूरिक अम्ल दिया है। तो यहाँ पर जो प्रबल अम्ल है वो सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, H2SO4 होगा, इसकी अम्लीयता सबसे अधिक होगी। देन यहाँ पर एसिटिक अम्ल होगा, उसके बाद यहाँ पर जल हो जाएगा, और जल के बाद सबसे कम अम्लीय जो है अमोनिया हो जाएगा। अमोनिया, ये तो हुआ अम्लीयता का क्रम ना, अम्लीयता का क्रम। यहाँ पर आपको सबसे क्षारीयता का क्रम भी पूछ सकता है, तो क्षारीयता का क्रम जस्ट उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर अमोनिया सबसे अधिक क्षारीय हो जाएगा, देन वाटर हो जाएगा, देन एसिटिक एसिड हो जाएगा, तो यहाँ देन H2SO4 हो जाएगा। तो सवाल में कुछ भी पूछ सकता है, अम्लीयता का क्रम भी पूछ सकता है और क्षारीयता का क्रम भी पूछ सकता है। देन देखो क्वेश्चन नंबर 10, यह भी अच्छा प्रश्न है। जब अम्ल की कुछ मात्रा को जल में मिलाया जाता है तो कौन सी घटनाएं होती है? कौन सी घटनाएं होती है? मैंने अभी आपको बताया कि जब भी जल में अम्ल को मिलाएं या क्षार को मिलाएं, यह अपने आयनों में विभक्त हो जाता है। HCl टूट जाएगा H+ आयन और Cl- आयन में, और क्षार टूट जाएगा सोडियम+ आयन और OH- आयन में, और आयनों में विभक्त होना आयनीकरण कहलाता है। आयनीकरण कहलाता है।
ठीक है, जब अम्ल की कुछ मात्रा को जल में मिलाया जाता है तो कौन सी घटनाएं होती है, तो यहां पर आयनीकरण की घटना होगी। क्लियर है। क्षार को भी यदि आप जल में मिलाओगे तो यहां पर भी आयनीकरण की घटना हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का आयनीकरण। और इस आयनीकरण की घटना में और अधिक आप जल मिलाओगे ना, जल जैसे जैसे मिलाते जाओगे तो तनुता हो जाएगी। ठीक है, तनुता भी इसका आंसर हो सकता है यदि जल की मात्रा और अधिक मिलाओगे तब, लेकिन जल की कुछ निश्चित मात्रा है तो यहां पर आयनीकरण होगा। और जल की और अधिक मात्रा मिलाते जाएंगे मिलाते जाएंगे मिलाते जाएंगे तो हम उसको तनुता कहते हैं। क्लियर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर देखो निम्नलिखित में से कौन सा एक दुर्बल क्षार है। दुर्बल क्षार कौन सा है। नींबू का रस तो होगा नहीं, इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, चूने का पानी नहीं होगा, और यहाँ पर मानव रक्त नहीं होगा, यहाँ पर होगा प्रति अम्ल एंटा एसिड टैबलेट। एंटा एसिड टैबलेट में सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल यहाँ पर होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रति अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षार नहीं है बोला है। तो जब भी धातु की क्रिया यहाँ पर या धातु ऑक्साइड की क्रिया पानी से कराते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड बनता है, हाइड्रोक्साइड धातु हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर देखो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक दुर्बल क्षार है। तो CH3OH यह एक एल्कोहल है, यह एक एल्कोहल है। अतः करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी यहां पर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सवाल में पूछ सकता है। देखो निम्नलिखित पदार्थों के Ka का मान दिया हुआ है, अम्लीयता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर Ka का मान दिया है। अब Ka का मान अधिक तो अम्लीयता, अम्ल की जो शक्ति होती है वह भी अधिक होती है। तो 10 का घात ऋण 2 डाटा को यदि आप देखेंगे तो 10 का घात ऋण 2, 10 का घात ऋण 2, 10 का घात ऋण 2 सभी में कॉमन है। अब दिया है 1 2 3 4, तो जो सबसे अधिक प्रबल अम्ल हो जाएगा वो हो जाएगा डी, देन हो जाएगा सी, देन हो जाएगा बी, देन हो जाएगा ए। ये जो है उसकी अम्लीयता कम होगी और डी की अम्लीयता सबसे अधिक होगी। तो ये तो दिया था के का मान। आपको ये भी प्रश्न पूछ सकता है, 4 पदार्थ दे दिया और वहां पर pKa का मान दे दिया, pKa का मान दे दिया और बोल देगा कि अम्लीयता के घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में लिखिए। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, pKa का मान अधिक होगा तो अम्लीयता वहां पर कम होती है, अम्लीयता वहां पर कम होती है। ये कॉन्सेप्ट है। तो इस कॉन्सेप्ट से भी डाटा देके आपको फंसा सकता है, याद रखिएगा। और एक pKb का मान वहां पर दे सकता है और क्षारीयता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, आपको पूछ सकता है। तो आप जानते हैं pKb का मान जो है अधिक होगा तो क्षारीयता का मान कम होता है, ये भी आप जानते हैं। तो pKa का मान डाटा के रूप में दे सकता है, pKb का मान डाटा के रूप में दे सकता है, Ka का मान डाटा के रूप में दे सकता है और Kb का मान भी डाटा के रूप में दे सकता है आपको। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा, कुछ हेल्पफुल जानकारी आपको मिली होगी यहाँ पर। तो इस तरह से बहुत अच्छी जानकारी के साथ नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए बस